पड़ा है ना, वो भी नहीं, मैं भी इतने लाऊंगा। अरे भले लोगों, ये पैसे का जो खेल है, इसमें आदमी वशीभूत होकर गलत फैसले करता है। एक बार मेरा चीफ मिनिस्टर बनने का नंबर आ रहा था, तो मैं जींद में मैंने अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला रखी थी। मगर इसके 10 लाख के हैं, आओ। तो एक ने बोला मैंने न्यारी बात करनी है। मगर के बता? जो बोला जी आप आज आए थे, उससे पहला उसका नाम नहीं लेता, एक नेता नया कांग्रेस में मिला था जो ईब कांग्रेस में नहीं है। जो बोला वो दिल्ली तो चला था, उसके साथ तो 50-60 गाड़ी थी, और तुम आया तेरे साथ तो एक के तू एक लाया आ गया और गाड़ी है नहीं, तो मन नहीं लग गया तो उसका कदे दाह नहीं लग गया। यानी इस चीज को आप ये कहो कि वो बेईमान है, 60 गाड़ी इकट्ठी करके ले आया। वीरेंद्र सिंह ईमानदार है, इसलिए उसकी एक गाड़ी भी 1000 के बराबर है। ये इस लड़ाई को जन्म देना है हमने। अगर इस लड़ाई को आप जन्म नहीं दोगे तो भाई जैसे है न्यू रहोगे। मैं ये कहता हूं कि ये देश आजाद हुआ 75 साल पहले। इस देश में गरीबी थी, इस देश में भूखमरी थी, इस देश में इस देश की मेजॉरिटी, बहुमत जो जनसंख्या थी उसका शोषण होता था, शोषण। और शोषण की मिसाल बताता हूं मैं। मिसाल, मेरा बेटा जब उसकी शादी हुई डूमर खैब में, वो मेड़ मांडे करे, तो उसके जो दिल्ली में पढ़ा करता, वो सेंट स्टीफन कॉलेज में और JNU में, उसके 10-15 दोस्त आ रहे थे। उनमें ज्यादातर बिहार और यूपी और इधर के थे। तो जब हमारे गांव में बड़े, वो हमारा घर थोड़ा आगे जाके था, एक तो मैंने नया लवाई बना लिया सड़क के। तो वो जब बड़े तो उसने दोनों तरफ घर देखे, एक तो एक बढ़िया। तो मेरे बेटे को पूछते हैं कि ब्रजेंद्र, तुम्हारे गांव में ये इतने फ्यूडल कुलक और कितने बड़े बड़े जमींदार हैं, इनके तो बहुत सुथरे बढ़िया मकान है। तो मेरा बेटा बोले मतलब के? मैं बोला ये 3-3, 4-4 किले के हैं। मैं बोला हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, बिहार में तो एक हवेली है, वो है जमींदार की, और उसमें 400 अनुसंधान 4 बैंड में विदेश भेज देगा वहाँ सरकार चाहूँ। और ये इसलिए है कि नेता लोग भी ये कह देते हैं कि भाई हाँ भ्रष्टाचार है तो ये खत्म तो नहीं होता, कम हो सकता है। मगर ये जो यह बात कही नहीं तो कर रखा है, ये फिर अगर अगला ने सोचा अगला नेता जो कहे खत्म नहीं होगा, तो अगला भी कहे भाई तुम तो पानी बढ़ाते रहो, जब खाओ तो थोड़ा होगा, थोड़ा देखो। ये इस तरह की राजनीति से आपको नए अनुसंधान की जरूरत है कि किस तरीके से आप इस देश से गरीबी का खात्मा करो, किस तरीके से इस देश के भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों का खात्मा करो। भ्रष्टाचार कहां पैदा होता है? ईमानदारी से यही है। बड़े नेता, बड़ा अधिकारी, बड़ा व्यापारी, बड़ा उद्योगपति, ये चारे हैं, तारे बस का नहीं है। अगर ये पटवारी पकड़ लिया जी, ये मनरेगा का फलाना पकड़ लिया, इनसे भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता। भ्रष्टाचार जहां चलता है और जो उसको सहारा देते हैं, जब वो सहारा देना बंद करेंगे तो कैसे हो, इसका भी अनुसंधान हम करेंगे। हम अभी मेरे पास कुछ अध्यापक आए स्कूलों के, उन्होंने एक ज्ञापन दिया कि हरियाणा के अंदर
9,000 स्कूल रह जाएंगे, बाकी 14,000 कितने हैं उसमें, बाकी बंद हो जाएंगे। देखो वो तो शायद इसलिए अपना ज्ञापन दे गए हों क्योंकि उनने अपनी नौकरी का खतरा है, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि आप भी दोषी हो स्कूल बंद कराने में। आप अपने बच्चे को, जो मास्टर सरकारी है, बच्चे को कोशिश करेगा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की, क्योंकि उसने मेरा है, अगर स्कूल में पढ़ाऊंगा तो मेरा बच्चा, ये शिक्षा का जो, इसमें कहीं ना कहीं आमूलचूल परिवर्तन करने की बात है। प्राइवेट स्कूल तो आजकल दुकानें हैं, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, क्या है ये गुलाम नबी आजाद साहब मेरे दोस्त हैं, ये मेरे को जब ये हेल्थ मिनिस्टर थे तो एक दिन मेरे को, मैं इनको कहने लगा, मैं कहा यार गुलाम नबी साहब ये 2-2 करोड़ रुपये ले हैं मेडिकल कॉलेज में एमडी कराने के। मैंने कहा ये तो लूट है। वो ये कहते हैं भाई हम क्या करें, मेडिकल कॉलेज बनाता है जो, उसका बढ़ने के बाद 40 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा होता है उसका, और उस खर्चे को वो फीस से पूरा नहीं कर सकते, इसलिए उनको तो ये कैपिटेशन लेना ही पड़ता है। ऐसी व्यवस्था जिसमें गरीब आदमी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा ना दे सके, उससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। उत्साहित होकर देखेगा, उसके अंदर कुछ होगा नहीं मन में, तो फिर जो राज करने वाले हैं वो तो पक्के खसम छूट जाएंगे, ये मैं बताऊंगा। फिर जो ना सोचियो कौन सी पार्टी है क्या है, फिर तो ये है कि जिसने कब्जा कर लिया करे रहेगा, क्योंकि लोगों में ये उत्साह नहीं है कि अपनी जबान खोल के अपनी बात को कह सके, और यही प्रजातंत्र का सबसे बड़ा हथियार है। मैं अपनी कुछ बात कहूंगा, उससे को रोकना कोई आसान बात नहीं है। न्यू कहते जाओगे ये ढूंढ जो है वो आप तो बोलता रहा, और हम सब ने बोला कि वीरेंद्र सिंह को सुनना है, इसलिए टाइम नहीं है, गर्मी है, कड़े गर्मी है। मैं इसी बात कहूँगा, 2 घंटे बैठे रहो और बात न न्यू की यो बड़ा अच्छा है, यो बड़ा माड़ा है, तो फिर लोग भी समझ लेंगे कि तो पार्टी की बात करते हैं या राजनीतिक बात करते हैं। मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा आपसे, मैं आपसे कुछ ऐसी बात करना चाहता हूं जिसमें आपका भी हित हो, समाज का भी हित हो, और इस हरियाणा प्रदेश का भी हित हो, और इस देश का भी हित हो। कई साथी अभी अपने आदमपुर में एक कार्यक्रम किया, उसमें भी 1500-2000 आदमियों ने, उसमें नौजवान बच्चे भी थे, औरतें भी थी, हमारी महिलाएं थी, और शहीद भगत सिंह का, दीनबंधु छोटूराम जी का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, सुभाष चंद्र बोस का। तो जो अखबार वाले साथी हैं, इन्होंने ये लिख दिया कि ये तो वीरेंद्र सिंह तो बीजेपी में, बीजेपी का तो कोई है ही नहीं, इसका मतलब वीरेंद्र सिंह तो बीजेपी का शायद विरोध करने के लिए ये काम छेड़ा है। और आज मेरे प्रोग्राम में मोदी जी का भी फोटो लगा दिया इसने, सुरेंद्र ने, और मनोहर लाल जी का भी लगा दिया। उस दौड़े जाता रहे ना तो याड़ी हो जाती है थोड़ी बहुत, तो ई न्यू लिख देंगे कि ये तो बीजेपी का प्रोग्राम था। ना तो ये बीजेपी का प्रोग्राम, ना बीजेपी के विरोध में प्रोग्राम, ना कांग्रेस के विरोध में प्रोग्राम, ये प्रोग्राम
ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम एक नई सोच पैदा करने के लिए है। और उस नई सोच को लेके मेरे 2-3 सवाल हैं। अगर आप उन सवालों से सहमत हो तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि क्या हम छत्तीस बिरादरी को, हरियाणा के भाईचारे को मजबूत करना चाहते हैं या इसको तोड़ना चाहते हैं? मजबूत करना है तो आप अपने ये कहो कि वीरेंद्र सिंह का प्रोग्राम ठीक है, और भाईचारा तोड़ने की बात है तो कोई समाज आगे नहीं निकल सकता। सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी हैं, और हरियाणा की सामाजिक व्यवस्था तो ऐसी है कि अगर जात पात में हरियाणा बंटेगा तो हरियाणा में ये सोच लेना कि जिसको आप विकास बोलते हो, जिसको आप ये बोलते हो कि ये हमारा हरियाणा नंबर 1 हो जाएगा, तो कभी एक नहीं, पता नहीं कितना पीछे चला जाएगा। हाँ, हम एक रहेंगे, मिलके रहेंगे, आपस में प्रेम से रहेंगे तो हरियाणा में मजबूती आएगी। आप किसी भी चीज को अगर जात पात के नजरिए से देखते हो, नुकसान कर रहे हो, चाहे कहीं किसी पार्टी का नेता हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनके, जिन्होंने जात पात फैलाने का कोशिश किया हरियाणा में, और उससे हरियाणा का फायदा नहीं, नुकसान हुआ। और मैं दूसरी बात और भी कहता हूं कि धर्म के नाम से जो राजनीति करता है, धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों से नफरत करो। धर्म का मतलब ये है कि आप में इतना जरूर हर चीज का संज्ञान होना चाहिए कि मैं जो करता हूं ऊपर वाला देखता है, इसलिए मैं बुरे कामों से बच के रहूं। धर्मांधता, वीरेंद्र सिंह धर्मांधता का घोर विरोधी है, क्योंकि धर्मांधता ही है जो आदमी को आपस में नफरत करना सिखाती है। धार्मिक होना नफरत नहीं सिखाता। धर्म में अंधे होके जो लोग एक दूसरे से विश्वास की कमी पैदा कर देते हैं, उस धर्मांधता के आप भी विरोध करना चाहिए, और अगर आप करोगे तो समाज स्वस्थ होगा। समाज के अंदर एक बात होगी कि ये है हमारा हरियाणा, जिसमें 36 बिरादरी एक है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने जो ये काम शुरू किया है, ये कुछ साथियों ने बताया भी, विजय कौशिक जी ने भी बताया, और राव सुरेंद्र जी ने बताया, सुरेंद्र ढोल ने बताया, और भी जो हमारे साथी हैं, जोगीराम जी भी आए हैं, और एक ही बैठा दुलानी खेड़े का, यो जो कहा है कि मैं 1 करोड़ रुपया खर्चूंगा सरपंच बनने के लिए। क्या इस राजनीति को आप हरियाणा में सही मानते हो? अगर पैसे खर्च के आदमी पंच, सरपंच, जिला परिषद का मेंबर या ब्लॉक समिति का चेयरमैन बने तो क्या वो ईमानदारी से काम करेगा? मैं ये कहता हूं कि आप में साहस नहीं। आप तो कहते हो कि ना ठीक है, कोई नहीं, पतेरे ले रहा है, थोड़े कर देगा। नहीं, हरियाणा की राजनीति में शुद्धता लानी है। हरियाणा की राजनीति में भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है। तो मेरा ये जो सोच है, इसके साथ आप जुड़ोगे या नहीं जुड़ोगे ये बताओ। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ लड़ना, जात पात की नफरत पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ लड़ना, इन बातों को लेके हम मैदान में उतरे। गरीबी हो, जिस देश के अंदर शोषण हो गरीब आदमी का, गरीबी आज भी नहीं हुए हैं। नेताओं ने
कहा कि हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके और आपको घर बैठे पैसे देंगे। 50 साल तक इसी बात पे राजनीति होती रही और आज की राजनीति में भी गरीबी कम नहीं हुई है। आज भी गरीबी मुंह बाए खड़ी है। और क्यों खड़ी है और हम क्या करेंगे, मैं आपको छोटी सी मिसाल देके बताता हूं कि मेरा उद्देश्य क्या है। मैं कल रात में मेरे पास 2-3 आए मनरेगा के वर्कर। मैंने कहा भाई मनरेगा वाले वर्कर ने कितने पैसे मिलते हैं? उन्होंने बताया 331 कितने रुपए। हाँ 331 रुपए। और मगर कोई मनरेगा से टाल के कोई किसी काम में जावे तो वो कितने ले है? मैं बोला जी वो 400 भी ले ले हैं, 450 भी ले ले हैं। और कोई गढ़ाए दब्बी का काम हो और उस मजदूर को पता लग जाए तो 500 में भी अड़स के अगला। और ये हरियाणा सरकार ने भी एक स्कीम बढ़ाई है कि जिस परिवार की आमदनी 1,80,000 है उस परिवार को हम ये मानेंगे कि इनकी मदद करनी चाहिए। मैं एक बात कहता हूं कि सरकार को मदद करने की लोड़ क्या है? मनरेगा वाले को 331 क्यों देते हो? मजदूर को 450 450 क्या देते हो? मतलब ये जिसने 500 रुपये रोज मिले 30 दिन अगर वो महीने में काम करेगा तो 15,000 है ना। और साल में कितने हुए? 1,80,000। फिर भी गरीब, फिर भी भूखा, फिर भी उसको सरकारी मदद की जरूरत। ये शोध करने का विषय है। प्रधानमंत्री जी ने अभी जो घोषणा की थी लाल किले की प्राचीर से, उन्होंने ये कहा था कि इस देश को लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। उसके 30 साल बाद नया नारा उसमें जोड़ दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि मैं चौथी चीज इसमें जोड़ना चाहता हूं और वो मैं जोड़ूंगा। और वो ये क्या कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। बात तो बहुत बढ़िया और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो अनुसंधान है ये तो डॉक्टरी में हो जा। ये अनुसंधान ही तो था। कोरोना की जो दवाई सबसे पहले निकल गई आईटी में हो जाए। आज दुनिया की लड़ाई भी ऊपर से लड़ी जाएगी। जो सैटेलाइट हैं उनके माध्यम से। तो ये अनुसंधान तो ठीक है किसी देश को। और आप ये हरियाणा वाला काम छोड़ के मेरे साथ दिल्ली में आके रहो तो मेरे को एमपी का इलेक्शन लड़ना पड़ा। मैं उनको ना नहीं कर सका और 5 साल के बाद मैं हार गया। मेरे दोनों बच्चे दिल्ली में पढ़ते, वहां से 5 साल पहले मैं उठा के लेके आया, दिल्ली ले आया। और फिर मैंने कहा भाई तो हार गए, अपना बोरिया बिस्तर बांधो, चलो या तो डूमर करेंगे या जींद रहेंगे या रोते रहेंगे, 3 जगह है मेरी। तो मेरी धर्मपत्नी कहने लगी ना मैं तो अपने बच्चों को यहीं पढ़ाऊंगी। मैं ये बात इसलिए समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि मेरा बेटा जो 1998 में IAS में सारे देश में 9वें नंबर पे रहा, अगर मेरी धर्मपत्नी उस बच्चे को लेके डूबर के आ जाती तो कई कानों को नायब तहसीलदार तो मलवास को था, लेकिन वो IAS नहीं बन सकता था। ये है शिक्षा का फर्क। और ये फर्क जब तक रहेगा गांव वालों को उनको पूरा हक कभी मिल नहीं सकता। मेरा अपनी ये विचार है, मेरा ये सोच है। ऐसे बदलाव करें जिसमें छोटे से छोटे स्कूल का बच्चा भी ये कहे
कि मेरे को दिल्ली के किसी स्कूल के बालक से मुकाबला करवा के देखो, मैं कम नहीं हूं। जिस दिन ये व्यवस्था बनेगी इस देश का भाग उदय होगा, इस देश के गरीब आदमी को एक मौका मिलेगा जिंदगी में ऊपर बढ़ने का। 1000 में, लाख में एक आधा तो हो सके, उसको तो भगवान ने दिमाग दिया होता है। लेकिन शिक्षा, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डल, ये बिल्कुल डल है पढ़ाई में, उसको भी अगर अच्छी पॉलिश कर दी जाए तो ये पूरा विचार होगा कि हरियाणा के अंदर 2 डॉक्टर, एक इसमें फार्म भरोगे तो गांव में रहना, इसमें इसका समाधान ये है, जो डॉक्टर शहर में 1 लाख लेगा, गांव वाले डॉक्टर को 1.5 लाख मिलेंगे, तो कहेगा मैं तो गांव में ठीक। इस तरह के परिवर्तन जरूरी है। और मेरा तो दान ही लगा, मैं तो पिछले 20 साल से एक बात कहता हूं कि हरियाणा में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज के दिन भी देख लो, झगड़ा जो है सास करती है, सास बहू से, ये है दो जंपर ले आई, 2 सूट ले आई, हमारे सिर पर आके बैठ गई, ईम ले दे, कुछ न्यू रोड़ा रखेगी। और जिस दिन ये हो जाएगा ना कि हरियाणा में हमारी बेटी को उसके बेटे से 33% ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, तो वह सासू जो कलर रखा करती, जिस दिन उसने तनख्वाह मिलेगी बाहर खड़ी पाओगी दरवाजे आगे, बड़ी अच्छी बेटी है मेरी, आ गई है, आ गई। ये व्यवस्था में परिवर्तन जरूर। साल में सड़क का जो जाल बिछा वो हरियाणा में गजब है। वो इस सरकार की भी उपलब्धि है और पहले सरकार की भी है। हुड्डा तो रोहतक से बाहर नहीं बनाया करता, लेकिन बनाया ही रोहतक में उसने। और गडकरी जी ने सारे हरियाणा में, और इतने पीछे थे बोकड़े, मैं अफसोस करने चला गया थुआ गांव में, उसके बराबर में से सड़क निकलने लग रही है, ये जो कटरा अमृतसर कटरा। तो मैं कहा भाई, मैं ये तो पूरे तो सड़क सारे दौड़े के गई। ने बोला दी गई तो दौड़े का है, लेकिन जमीन एक्वायर हुई है पेकेवाला की, बाहरी नहीं थी। बखा क्यों? जो बोला हम तो तैयार, हाँ वो बेचा तो 20 लाख 18 लाख किले के, कोई नहीं दे, इन्हें तो 48-47 हमारी भी करवा दो। तो सड़कों का जाल बिछना। और मैंने पूछा एक दिन गडकरी जी से, मैंने कहा आप हरियाणा पंजाब में तो जो मांगे है वो दे दो। जो बोला भाई यहाँ के लोग जो हम सड़क बनाएंगे उसमें जो टोल टैक्स लाए हैं वो हमारा सबसे जल्दी इसी इलाके में वसूल होता है, बाकी देश तो। मैं बोले सही है, थोड़े तो 3 दिन बाद देखे जाओ 4 गाड़ियाँ बताओ। तो इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, और उन चीजों को हम आगे लेके बढ़ेंगे। कई आदमी कहते थे लाख आदमी भी आगे, आपने नए सुझाव भी दे दिए, तो आप भी क्यों नहीं राजनीति कर लो? देखा बात यह है कि राजनीति में ये चसक, ये मेरे जो साथी नहीं ये यारे मिले के मैंने यही पूछेंगे कि आपका अभी जी करता है मुख्यमंत्री बनने का? मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैं नए सुझाव और वो भी अनुसंधान करके हरियाणा के मेरे साथियों के साथ मिलकर इस हरियाणा की जनता को देता हूँ। जो भी दल, कोई भी, चाहे राष्ट्रीय दल है चाहे छोटा दल है, उन सुझावों को मानना पड़ेगा। और भाई का लोग आप राजी हो जाओ, कहीं पे मन में अच्छा नहीं।
तो 2100 रुपया होगा गेहूं का भाव, अगले साल 2200 भी कर देंगे तो किसान यूनियन वाले कहेंगे ना हमने तो 2600 कहा था, 2200 तो कम है। मैं ये कहता हूं कि जब 4200 हो जाओ तब भी किसान गुर्बत में रहेगा। मैं आपको एक मिसाल देकर समझाना चाहता हूं ये बात। जो आज 450 रुपये और 500 रुपये की मजदूरी करता है, उसका कितना है बधाइयों मजदूरी से वो कभी अपने बच्चों को खुशहाली जिंदगी बिताने का रास्ता नहीं दे सकता। इसी तरह किसान की हालत है। इस देश की धन दौलत में अखबारों में आता है हर 36 घंटे में इस देश में एक आदमी करोड़पति बनता है और हर साल 400 से ज्यादा आदमी अरबपति बनते हैं। जब करोड़पति और अरबपति का तो हिसाब अखबार भी लगाता है, लेकिन कभी ये लगाया कि ये किसान कितने कर्जे में दबा हुआ है। और आप तो फिर भी भगवान ने ठीक दे रखा है, कितने बाखड़ा है, अकालिया ਨੂੰ नहीं पावांगे, कितने पावा कितने पाओ आप भागे बाढ़ में जिता दिए। बाढ़ में नाराजगी राष्ट्रीय दलों से, क्षेत्रीय दलों से नाराजगी, क्योंकि सब बात बड़ी बड़ी करते हैं, करता कोई उनके लिए कुछ नहीं। इसलिए हरियाणा में भी आजकल नौजवान इस बात को सोचता है कि ये पार्टियां हमारे को मन से कुछ हमारा कुछ करना चाहती है या नहीं करना चाहती। क्या है ये? हमने 2500 रुपये भारतीय जनता पार्टी ने पेंशन के रखे। एक हमारा ही हिस्सेदार है, उन्होंने बोला मैंने तो 5100 बोले थे। हाँ, मैंने तो 5100 बोले। उल्टा कहेगी नहीं छोड़ो, ये मैंने जो मैं 6000 करूंगा। ये गरीबी दूर करने के लिए ये सिर्फ वोट लेने के तरीके हैं। मैं ये कहता हूँ कि हरियाणा की जनता ये फैसला करेगी कि हम इन छोटे लालच को छोड़ के हम अपने इस हरियाणा में अपने जो गरीब भाई हैं, कमेरा वर्ग है, किसान हैं, उनकी हालत मजबूत करना चाहते हैं। एक भाई मेरे को ये भी कह रहा था कि भाई चौधरी साहब आप ये कमेरा वर्ग किसान की तो करो हो, छोटे दुकानदार की भी करो। बका बात तो ठीक है, लेकिन ये छोटा दुकानदार होगा कौन? छोटा दुकानदार हो तो उसका लहू पिलाएगी लुगाई। 80 रुपये दी 60 में बात करता हो तो बोल उस अमेजोन वाले के आ गया उसका। तो ये लड़ाई उन गरीबों की जो छोटा दुकानदार की संख्या में आते हैं उनके ठीक कह रहे हैं। इसलिए कर लो 5 साल राज किसी का हो, एक बार कर लोगे तो निहाल हो जाओगे। निहाल और राज करने वाले भी हो जाएंगे और निहाल यहाँ की जनता भी हो जाएगी। ये है हमारा निशाना और आप लोग आए, आपका धन्यवाद भी है। आप एसपी का बाप मैंने ले लिया 65-70 हजार रुपये तनख्वाह को मिले पेंशन। वह खर्च नहीं सकता क्योंकि कोई ऐप वो तो करता नहीं वाली कर सके। और हाँ बंसीलाल जी, राजेंद्र बाखड़ी और सरदाना। इस सरदाना की मैंने बहुत कोशिश करी, बीजेपी वाले टिकट देते थे। हाँ और राम कुमार युधिष्ठिर हमारे साथी, तंवर उनका बेटा पुष्पिंदर, और कितने नाम ले। लेकिन एक बात है, एक बार अपना ये रेड का ना काम ऐसी स्पीड पकड़ेगा, ये जो लोग डाल आए बैठे मेरा राजा होगा, मेरा होगा, मन ने टिकट मिलेगी। मैं ऐसी स्थिति पैदा कर दूंगा अगर आप मेरा साथ दो तो, कि हरियाणा में कोई सी पार्टी हो 25-30 मेरे जो अनुसंधान के साथी हैं उनने कहूँगा लड़ो, और 10-15 MLA बन गए तो किसी की टिकट उठा देंगे और किसी के साथ के ऊपर
तो ये बातें इसलिए है कि हरियाणा परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन सोच में, परिवर्तन चाहता है सिस्टम में, परिवर्तन चाहता है। जो पुरानी समस्याएं हैं जो देश की आजादी से पहले भी थी, अब भी हैं, उनके नए समाधान हो, और वो भी समाधान भी ऐसे हो जिससे कि हरियाणा के लोगों को लगे कि अब एक नया हरियाणा बनने जा रहा है। तो यही बात है। इन बातों के साथ हाँ, वीरेंद्र भी मैंने टेलीफोन करके बुलाया तो इसका नाम मुझे हाँ हाँ मैंने करा था टेलीफोन, इसने नहीं करा ना। हाँ बस हाँ, ये भी रोड़ा है। मेरे सारे साथी राजनीतिक तो हैं, वो नहीं सोचता कि इसने बुला लिया तो कभी हो नंबर ले जा। हाँ, सुरेंद्र ढुलके अभी तकलीफ होगी ना, प्रोग्राम का मैं करूँ मेरा रिकॉर्ड आ जाएगा। अरे जो काम करेगा वही है मेरा साथी, और जो नकली है, मैं 50 साल हो गए इसे धंधे में। ये जो ज्योतिषी है, ये हाथ देख कर बतावा तेरे न्यू है, तेरे न्यू है, उनका तजर्बा हो जाए। मेरा राजनीतिक तजर्बा है। अब मेरे पास कौन आया टिकट लेने के लिए, कौन आया अनुसंधान के लिए, कौन आया गरीब की बात करने के लिए, और मैं भी नहीं सोचूं किसके कितना सारा लाऊं। एक का घड़ा ला दिया था, वही मरने तो उसी माने। अरे एक बार टिकट मिल गई, क्योंकि वीरेंद्र सिंह ने 5 करोड़ रुपये लेके मेरी टिकट कटा दी। बखान तो मैंने 2 दे देता, मैं तेरी रख देता। क्या यार, क्या झूठ बोलते हैं लोग राजनीतिक तौर पे, इतनी झूठ। और इसी से यहाँ एक हमारी बहन बैठी है, इसलिए ज्यादा बात नहीं करता। औरतें जो होती है ना, 5 औरतें जिनके बच्चा नहीं होता, और एक कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिसके एक बच्चा होगा दूसरा नहीं होता, उनको एक बांझ बोलते हैं। तो इस राजनीति में कईयों को एक बार टिकट मिलकर दोबारा फिरती है भी वो एक बांझ टिकट ही है। चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ छोड़ के बैठ हैं तो ये तो खैर मजाक की बात है। बाकी आप प्रेस के भी हमारे साथी आए, आप सभी आए, आपका बहुत। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल हरियाणा तेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वीडियो को आगे शेयर करें।